हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग डेटाबेसेस से रिलेटेड एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। टाइटल से क्लियर होता है कि आज हम लोग एसक्यूएल में कंस्ट्रेंट्स की बात करने वाले हैं। अगर हम कंस्ट्रेंट वर्ड का मीनिंग देखें तो इसका मतलब है रिस्ट्रिक्शन लगाना, या हिंदी में कहें तो किसी चीज़ पर रोक लगाना। डेटाबेसेस में भी कई बार हमें कुछ वैल्यूज़ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाने पड़ते हैं, इसीलिए हम कंस्ट्रेंट्स का यूज़ करते हैं। अगर हम कंस्ट्रेंट्स की डेफिनेशन देखें तो दीज आर रूल्स एनफोर्स्ड ऑन द डेटा कॉलम्स ऑफ अ टेबल। डेटा कॉलम्स पे हम कुछ रूल्स अप्लाई कर रहे हैं जिसको फॉलो करके ही उस डेटाबेस में एंट्री फिल की जाएगी। इट इज़ ऑल्सो यूज टू लिमिट द टाइप ऑफ डेटा दैट कैन गो इनटू अ टेबल। अगर हम इसको एक एग्जांपल से देखें तो सपोज़ हमारे पास एज का कॉलम है किसी डेटाबेस में, बट अगर वहाँ पे कोई यूज़र ABC या कोई भी लेटर इंसर्ट करता है तो वो वहाँ इंसर्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा डेटा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। इसीलिए हम उस कॉलम पे एक रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि इसमें सिर्फ वैल्यूज़, इंटीजर वैल्यूज़ ही इंसर्ट हो पाएंगी। इसी तरह हम डिफरेंट कॉलम्स के लिए डिफरेंट कंस्ट्रेंट सेट कर सकते हैं, जिससे हम उस डेटाबेस में जाने वाली वैल्यू को कंट्रोल कर सकते हैं। कंस्ट्रेंट्स का यूज़ करने से हमारे डेटा की एक्यूरेसी और हमारे डेटाबेस की रिलायबिलिटी बढ़ जाती है और हम इनकंसिस्टेंट डेटा को हमारे टेबल में स्टोर होने से बचा सकते हैं। अब मैं आपको इनकंसिस्टेंट डेटा का कुछ एग्जांपल बताता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक टेबल है जहाँ पर कॉलम्स है स्टूडेंट ID, नेम, सब्जेक्ट्स, मार्क्स आउट ऑफ 100 और ईयर। अब यहाँ पर डिफरेंट वैल्यूज़ फील्ड हैं और कुछ जगह पे आप देखेंगे वैल्यूज़ जो हैं वो एम्प्टी है। मार्क जो स्टूडेंट है उसका स्टूडेंट ID मिसिंग है। फिर जॉन डो जो नेम है स्टूडेंट का, उसके सब्जेक्ट्स मिसिंग है। वैसे ही कैरन के भी सब्जेक्ट्स मिसिंग है। तो ये एक इनकंसिस्टेंट डेटा हुआ जहाँ पर हमें वैल्यूज़ मिसिंग मिल रही हैं। अगर हम स्टूडेंट ID में देखें तो हर स्टूडेंट की एक यूनिक ID होनी चाहिए जिससे हम उसे आइडेंटिफाई कर पाएँ। बट इस एग्जांपल में अगर आप देखें, जॉन डो और मैरी दोनों की स्टूडेंट ID 225 है। तो ये भी एग्जांपल हुआ एक इनकंसिस्टेंट डेटा का। एक और एग्जांपल अगर हम देखें इनकंसिस्टेंट डेटा का तो वो है मार्क नाम के स्टूडेंट्स के मार्क्स। जो टोटल मार्क्स है वो है 100 और वहाँ पर मार्क को 120 मार्क्स मिले हुए हैं। तो ये भी एग्जांपल हुआ इनकंसिस्टेंट डेटा का। तो इन्हीं सब इनकंसिस्टेंसीज को हटाने के लिए हम लोग टेबल क्रिएट करते टाइम ही कुछ कंस्ट्रेंट्स डिक्लेयर कर देते हैं कि इस कॉलम में इस रेंज में ही आएंगे इंटीजर्स, या फिर स्टूडेंट ID रिपीट नहीं होना चाहिए, या फिर कोई भी कॉलम एम्प्टी नहीं जाना चाहिए। तो हम इनकंसिस्टेंट डेटा से बचने के लिए कंस्ट्रेंट्स का यूज़ कर देते हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ कॉमनली यूज कंस्ट्रेंट्स SQL लैंग्वेज में। तो जो सबसे पहला है वो है नॉट नल, फिर सेकेंड है डिफ़ॉल्ट, थर्ड है यूनिक, फोर्थ है प्राइमरी की, फिफ्थ है फॉरेन की, सिक्स्थ है चेक कंस्ट्रेंट और सेवेंथ है इंडेक्स। अब हम एक एक को इंडिविजुअली देखेंगे। सबसे पहला कंस्ट्रेंट जो है वो है नॉट नल कंस्ट्रेंट। इसके नाम से ही क्लियर होता है कि ये कोई भी नल वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करता। मतलब हम कॉलम में कोई भी वैल्यू को एम्प्टी नहीं छोड़ सकते। इसकी डेफिनेशन में भी कहता है कि इट एनफोर्सेस अ फील्ड टू ऑलवेज कंटेन अ वैल्यू, विच मीन्स दैट यू कैन नॉट इंसर्ट अ न्यू रिकॉर्ड और अपडेट अ रिकॉर्ड विदाउट एडिंग अ वैल्यू टू दिस फील्ड। मतलब हम लोग इस कॉलम में डेटा एंटर करते टाइम इस कॉलम की वैल्यू को एम्प्टी नहीं रख सकते, विच इज़ नॉट नल। एग्जाम्पल में सपोज ये स्टूडेंट ID का एक टेबल है जहाँ पर हमने वैल्यू एम्प्टी छोड़ी हुई है सेकेंड प्लेस पे। अगर हम कंस्ट्रेंट अप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू हम एम्प्टी नहीं छोड़ सकते और हमें कोई ना कोई वैल्यू तो एंटर करनी ही पड़ेगी। तो नॉट नल कंस्ट्रेंट यूजुअली हर कॉलम पे अप्लाई कर दिया जाता है जो इम्पॉर्टेंट हो, जैसे स्टूडेंट का ID हो गया, या उसका फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया। तो जो जो इम्पॉर्टेंट कॉलम्स हैं जो हम चाहते हैं कि यूज़र डेफिनेटली एंटर करे और वो एम्प्टी ना जाए, उस पर हम लोग ये नॉट नल कंस्ट्रेंट अप्लाई करते हैं। अगर हम इसका
सिंटैक्स देखें तो किसी भी कॉलम के आगे नॉट नल लगाने से वो नॉट नल कंस्ट्रेंट को फॉलो करने लग जाएगा। नेक्स्ट जो कंस्ट्रेंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है डिफ़ॉल्ट। जैसे हमारे कंप्यूटर या पीसी में कुछ डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होती हैं जिसे हम लोग सेट नहीं करते, वो ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट वैसी हैं। उसी तरह हम लोग डेटाबेसेस के कॉलम्स में भी एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करके रख सकते हैं कि अगर यूज़र वहाँ पर कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं करता है या उस कॉलम की वैल्यू को एम्प्टी छोड़ देता है तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू उस प्लेस को ऑक्यूपाई कर ले और टेबल में एम्प्टी स्पेसेस ना रहें। इसकी डेफिनेशन भी यही कहती है कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू विल बी एडेड टू न्यू रिकॉर्ड्स इफ़ नो अदर वैल्यू इज स्पेसिफाइड। अगर यूज़र कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं करता है तो वहाँ पर वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट हो जाएगी। इसका एग्जाम्पल अगर देखें तो सपोज़ स्टूडेंट्स कोई सब्जेक्ट्स लेते हैं जैसे हिस्ट्री, हिंदी, और फिर थर्ड स्टूडेंट का अब तक कोई सब्जेक्ट सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो वहाँ पर अगर हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट लगा दें कि whenever the value is empty just put NA। इसी तरह डिफ़ॉल्ट कोई भी एम्प्टी स्पेसेस रहने नहीं देता और वो एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू को रिप्लेस कर देता है अगर यूज़र कोई वैल्यू एंटर ना करे। इसका सिंटैक्स भी काफ़ी सिंपल है। हम जो भी कॉलम के आगे डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करने वाले हैं उस कॉलम के आगे हम डिफ़ॉल्ट कीवर्ड और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में जो भी वैल्यू है डिफ़ॉल्ट उसे सेट कर सकते हैं। तीसरा कंस्ट्रेंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है यूनिक कंस्ट्रेंट। नाम से ही सजेस्ट होता है कि इट फोकसेस ऑन यूनिक वैल्यूज़। जब भी हम किसी कॉलम पे यूनिक कंस्ट्रेंट को अप्लाई करते हैं तो इट मेक्स श्योर कि उस कॉलम में हर वैल्यू यूनिक हो। It ensures that all the values in a column are different। तो यूनिक और प्राइमरी की कंस्ट्रेंट दोनों सेम चीज़ प्रोवाइड करते हैं, वो है यूनिकनेस। मीन्स कोई भी वैल्यू जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए एक ही कॉलम में। जैसे अगर हम एग्जांपल देखें तो स्टूडेंट आईडी हर स्टूडेंट का यूनिक होता है जिससे हम स्टूडेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अगर किसी कॉलम में दो स्टूडेंट्स का सेम आईडी है तो वो इनकंसिस्टेंट डेटा हो जाएगा। बट अगर हम उसी स्टूडेंट आईडी कॉलम पर एक यूनिक कंस्ट्रेंट अप्लाई कर दें तो कभी ऐसा डेटा स्टोर होगा ही नहीं जहां पर दो स्टूडेंट्स की सेम यूनिक स्टूडेंट आईडी होगी। इसका भी जो सिंटैक्स है वो हम देख सकते हैं। हम सबसे पहले स्टूडेंट आईडी में नॉट नल भी लगा देते हैं कि यहाँ पर स्टूडेंट आईडी की वैल्यू नल नहीं होना चाहिए और वो यूनिक होनी चाहिए। मतलब हर स्टूडेंट का एक अपना यूनिक स्टूडेंट आईडी होगा, ये हम यहीं पे स्पेसिफाई कर देते हैं जिससे हम रिपीटिंग वैल्यूज से बच जाएंगे। जो हमारा फोर्थ कंस्ट्रेंट है वो है प्राइमरी की कंस्ट्रेंट। प्राइमरी की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है डेटाबेसेस में, या यूँ कहूँ तो टेबल में प्राइमरी की होना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इट यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल। जैसे कॉलेज में हमारा एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है या हमारा रोल नंबर होता है जिससे हम स्टूडेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ओके दिस PRN दिस विल बी द स्टूडेंट। उसी तरह किसी टेबल में किसी वैल्यू को स्पेसिफाई करने के लिए या फाइंड करने के लिए उसकी प्राइमरी की से उसे ढूंढा जाता है। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि प्राइमरी कीज में यूनिक वैल्यूज़ हो, कोई भी रिपीटिंग वैल्यूज़ ना हो। अगर रिपीटिंग वैल्यूज़ हो जाएगी तो वहाँ पर कोलिजन हो जाएगा एंड विच इज़ नॉट गुड। और प्राइमरी कीज में नल वैल्यू भी नहीं हो सकती, इसलिए प्राइमरी कीज हैव टू बी यूनिक एंड नॉट नल। अब किसी टेबल में वन प्राइमरी की भी हो सकती है या मल्टीपल प्राइमरी की भी हो सकती है। वन प्राइमरी की मतलब एक सिंगल कॉलम को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज प्राइमरी की। मल्टीपल प्राइमरी की का ये मतलब है कि हम एक या एक से ज़्यादा कॉलम्स को कंबाइन कर रहे हैं और उसे एक प्राइमरी की बोल रहे हैं। अगर हम एग्जांपल लें तो जैसे ऑर्डर्स का हम लोग एक टेबल बनाते हैं जहाँ पर ऑर्डर नंबर है, ऑर्डर आईडी है और ऑर्डर का नाम है, आइटम का नाम है, जो भी है।
तो यहाँ पर ऑर्डर आईडी इज़ यूनिक, मतलब हमेशा हम जब भी ऑर्डर करते हैं तो हमारे पास एक यूनिक ऑर्डर का आईडी बन जाता है। तो ये उस ऑर्डर को स्पेसिफाई करने के लिए एक यूनिक वैल्यू है, तो वो हर बार डिफरेंट भी होगी और हम इससे आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कि हमारा ऑर्डर कौन सा था। ये जो दो एग्जांपल्स हैं, इसमें हम देख सकते हैं कि जब प्राइमरी की एक सिंगल कॉलम आईडी हो और जब प्राइमरी की इज कंपोज्ड ऑफ दो कॉलम्स आईडी एंड नेम। पहले वाले में सिर्फ आईडी इज द प्राइमरी की, दूसरे वाले में आईडी एंड नेम दोनों प्राइमरी कीज हैं। इसका सिंटैक्स भी ऐसे ही जाता है कि प्राइमरी की हम लोग मेंशन कर देते हैं और पैरेंथेसिस के अंदर आईडी, जो भी कॉलम हम लोग को प्राइमरी की एज चाहिए वो हम पैरेंथेसिस में मेंशन कर देते हैं। और सेकंड में हम लोग कंस्ट्रेंट पी के पर्सन एक बनाते हैं, हम कंस्ट्रेंट का नाम भी दे देते हैं। यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल में हमने कंस्ट्रेंट का कोई नाम नहीं दिया है, वी हैव जस्ट अप्लाइड द कंस्ट्रेंट। बट सेकंड वाले में हम लोग कंस्ट्रेंट का एक नाम भी दे देते हैं जिसका नाम है पी के पर्सन, प्राइमरी की पर्सन, और हम प्राइमरी की कीवर्ड यूज़ करते हैं और फिर पैरेंथेसिस में हम दो कॉलम जिसे हम प्राइमरी की एज चाहते हैं आईडी एंड नेम उसे मेंशन कर देते हैं। नेक्स्ट कंस्ट्रेंट जो है वो है फॉरेन की। इसके नाम में ही फॉरेन आ रहा है, मतलब ये सिर्फ सिंगल टेबल से रिलेटेड नहीं है, इट इज लिंकिंग बिटवीन टू टेबल्स। फॉरेन की जो डेफिनेशन है वो है इट इज अ फील्ड इन वन टेबल दैट रेफर्स टू द प्राइमरी की इन अनदर टेबल। अब ये हम बेटर एक एग्जांपल से ही समझ पाएंगे। सपोज हमारे पास एक टेबल है जिसमें पर्सन आईडी, नेम, एज एंड कॉन्टैक्ट 4 कॉलम्स है हमारे पास और हर पर्सन की एक डिफरेंट आईडी है। हमारे पास जो सेकेंड टेबल है वो ऑर्डर डिटेल्स को डिफाइन कर रहा है जिसमें ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर नंबर है और पर्सन आईडी है। अब जो पर्सन आईडी है वो इस टेबल के लिए एक फॉरेन की हुआ। ऑर्डर आईडी तो इस कॉलम में प्राइमरी की है बट पर्सन आईडी इज अ फॉरेन की। फॉरेन की इसलिए क्योंकि इट इज लिंकिंग द टू टेबल्स। अगर मैं पर्सन आईडी का कॉलम यहाँ से हटा दूँ तो हम इन दो टेबल्स को रिलेट नहीं कर पाएंगे। बट एज सुन एज मैं पर्सन आईडी का कॉलम वापस ऐड करता हूँ, आई कैन सी कि ओके ऑर्डर आईडी अगर 2 है तो पर्सन आईडी उसकी 1 है, तो पर्सन आईडी 1 इज़ द नेम ऑफ द पर्सन इज सैम जिसकी एज 24 है, कॉन्टैक्ट 234 है। तो दिस इज़ हाउ वी लिंक। एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर ऑर्डर आईडी 5 है तो पर्सन आईडी भी 5 है, मतलब ये ऑर्डर हैरी नाम के पर्सन का है जिसकी एज इतनी है और कॉन्टैक्ट इतना है। तो दिस इज हाउ इट इज लिंकिंग द टू टेबल्स। तो पर्सन आईडी विच इज अ प्राइमरी की इन टेबल नंबर 1 इज अ फॉरेन की इन टेबल नंबर 2। अगर हम इसका सिंटैक्स देखें तो हम सबसे पहले ऑर्डर आईडी डिक्लेयर करते हैं नॉट नल, ऑर्डर नंबर, पर्सन आईडी एंड। फिर हम डिक्लेयर करते हैं प्राइमरी की ऑर्डर आईडी को और फिर हम डिक्लेयर करते हैं फॉरेन की। देखें कि ये जो ऑर्डर्स टेबल है हम इसको डिफाइन कर रहे हैं, हम पर्सन जो टेबल है उसे ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। अब हम ऑर्डर्स नाम का जो टेबल है सेकेंड वाला उसे डिफाइन कर रहे हैं। इस टेबल के लिए जो प्राइमरी की वो है ऑर्डर आईडी और फिर हम फॉरेन की डिक्लेयर करते हैं पर्सन आईडी को, जो रेफरेंस करती है पर्सन आईडी टेबल कॉलम इन पर्सन्स टेबल। पर्सन्स टेबल है और पर्सन आईडी उसका कॉलम। अब पर्सन आईडी जो कि दोनों में सेम है इसलिए हम उसे ऐसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट कंस्ट्रेंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है चेक कंस्ट्रेंट। अगर हमें किसी कॉलम में कोई वैल्यू ऑफ रेंज सेटअप करनी हो, जैसे हमें एज पे फिल्टर लगाना है कि एज शुड बी ग्रेटर देन 18 एंड लेस देन 30, तो ये हमने एक कंस्ट्रेंट सेट कर दिया कि एज की वैल्यू इस लिमिट में ही होनी चाहिए। तब हम चेक कंस्ट्रेंट का यूज़ कर सकते हैं टू लिमिट द वैल्यू रेंज दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ कॉलम। अगर हम चेक कंस्ट्रेंट को किसी सिंगल कॉलम पे अप्लाई करते हैं तो ये सिर्फ उन सर्टेन वैल्यूज़ को ही उस कॉलम में अलाउ करेगा। चेक कंस्ट्रेंट को हम एक कॉलम पे भी अप्लाई कर सकते हैं और पूरे टेबल पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम किसी चेक कंस्ट्रेंट को पूरे टेबल पे अप्लाई करते हैं, मतलब दूसरे कॉलम्स में जो वैल्यू है उसके हिसाब से इट कैन लिमिट द वैल्यू इन सर्टेन कॉलम्स। पहला एग्जांपल हम देखते हैं।
तो यहाँ पे पर्सन्स टेबल एक क्रिएटेड है और हम एक कंस्ट्रेंट चेक के यहाँ डाल रहे हैं कि एज शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन 18। तो ये इंट कॉलम पर एप्लीकेबल है, एज कॉलम पे एप्लीकेबल है जिसका डेटा टाइप इंट है, और हम चेक कर रहे हैं कि अगर एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 ओनली देन यू आर अलाउड टू एंटर दैट वैल्यू। अगर हमें मल्टीपल चेक्स डालने हैं किसी टेबल में, जैसे सेकेंड एग्जांपल, तो हम कंस्ट्रेंट एक डिफाइन कर देते हैं, चेक पर्सन कंस्ट्रेंट का नाम है, फिर हम चेक लिखते हैं और पैरेंथेसिस के अंदर एंड लगाकर हम दोनों कंस्ट्रेंट्स को लिख सकते हैं, जैसे एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 एंड सिटी का नाम जो भी है। तो इस तरह हम मल्टीपल चेक कंस्ट्रेंट जो है वो किसी टेबल पर अप्लाई कर सकते हैं। तो जो नेक्स्ट कंस्ट्रेंट है वो है इंडेक्स कंस्ट्रेंट। जैसे हर बुक में हम देखते होंगे कि स्टार्टिंग में एक इंडेक्स पेज होता है जहाँ पर किसी चैप्टर का नाम लिखा होता है, उसके अंदर के सब टॉपिक्स लिखे होते हैं और उनके साथ उनका पेज नंबर मेंशन्ड होता है। इससे हमें उस टॉपिक में, उस चैप्टर में वो टॉपिक को लोकेट करना ईजियर हो जाता है बिकॉज ऑफ इंडेक्सिंग ऑफ पेजेस। उसी तरह जब हम लार्ज डेटाबेसेस की बात करते हैं तो हमें डेटा रिट्राइव करने के लिए पूरे डेटा टेबल से गो थ्रू ना करना पड़े, इसलिए हम इंडेक्सिंग का यूज़ करते हैं। हम डेटाबेस में भी इंडेक्सेस क्रिएट कर सकते हैं। इंडेक्सेस आर यूज्ड टू रिट्राइव डेटा फ्रॉम डेटाबेस मच मोर क्विकली देन अदरवाइज। यूजर्स इंडेक्सेस को देख नहीं सकते बट वो वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं जस्ट टू स्पीड अप हमारी सर्चिंग या क्वेरिंग प्रोसेस को। जो इंडेक्सिंग का जो क्रिएट इंडेक्स का सिंटैक्स है वो है क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स का हम नेम दे सकते हैं कुछ, ऑन टेबल नेम, और फिर पैरेंथेसिस में हम कॉलम मेंशन कर सकते हैं। तो जब हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं तभी ये चीज़ कर सकते हैं। सो दीज वर द 7 कॉमनली यूज्ड कंस्ट्रेंट्स इन एसक्यूएल। हम इन सारे कंस्ट्रेंट्स के इम्प्लीमेंटेशन को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिल जाए और आप कोई कंटेंट मिस ना करें। थैंक यू, दैट्स इट फॉर द वीडियो।